नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुरमीत। दोस्तों, किसी भी न्यूज चैनल पर चलने वाली सभी खबरें तो ऑन द रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें होती हैं जो कि होती तो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लेकिन हम उनको आपके लिए लेकर आते हैं ऑन द रिकॉर्ड। ये खबरें होती हैं हरियाणा की सियासी गलियों की, नौकरशाही की, जो आपके लिए छानकर लाते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान, और इनको सजाते हैं हमारे प्रोड्यूसर अनमोल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे और आपके खास शो ऑफ द रिकॉर्ड की। तो देखो, ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार नई उद्योग नीति को लेकर फिक्रमंद तो बहुत है, लेकिन इस पर काम कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के जी का जंजाल ये नीति बनकर रह गई है। सरकार का लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाई है प्रदेश के अंदर, जबकि सरकार के लोग ये कहने में जुटे हुए हैं कि इसके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, काम करने में जुटे हुए हैं। अपने यहाँ सरकारों में काम करने से ज्यादा उसकी फिक्र करने और फिर बार बार उसका जिक्र करने का रिवाज रहता है। अब आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से अगस्त महीने में उद्योग नीति की गाजे बाजे के साथ की गई घोषणा तो याद ही होगी, याद है ना? खैर, इस नीति की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई फाई शिष्टमंडल अमेरिका और कनाडा के दौरे पर गया था, ये कहकर कि विदेश से पूंजी निवेश आकर्षित करने का जरूरी काम करना है। जब नीति की घोषणा हुई थी तो ये कहा गया था कि स्टेट मैनेजमेंट प्रोसीजर (EMP) को 1 महीने के भीतर अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि इस नीति को लागू करने के लिए उद्योग विभाग में जो भी नियमों में बदलाव किए जाने जरूरी हैं, 1 महीने के भीतर कर दिए जाएंगे। उद्योग विभाग के अलावा दूसरे विभागों में इस नीति के मद्देनजर अपने यहाँ जो भी बदलाव जरूरी है वो 2 महीने के भीतर होने थे। जब इस नीति की लॉन्चिंग की गई तो वहाँ एक खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जिसमें नीति की सभी सुंदर बातें लिखी गई थी। एक टैग लाइन भी दी गई थी, हैपनिंग हरियाणा। ताज़ा मामला ये है कि नीति के बाद जरूरी संशोधन करने की डेडलाइन तो गुजर चुकी है, लेकिन अभी नए नियमों को अधिसूचित नहीं किया जा सका है। कहा जा रहा है कि इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी इस पर काम चल रहा है। इतना कुछ तो हो रहा है, लेकिन मामला अभी तक अंजाम तक नहीं पहुँचा है। अब आप ही सोचिए कि जिन दफ्तरों में छुट्टी के दिन काम नहीं होता होगा, वहाँ सरकार की नीतियाँ, सरकार की योजनाएं कितनी लागू होती होंगी। अपने यहाँ तो ज्यादातर दफ्तर 9 से 5 वाले ही हैं, जिन नीतियों के बलबूते सरकार 7 समंदर पार तक डंका बजाने का सोच रही है। और वहीं अगर सरकार के कामकाज की गति सुस्त हो तो नीतियाँ सिर्फ एक गाँव, ब्लॉक, जिले तक के लोगों को बतानी है। वहाँ सरकारी काम करने वालों के लिए क्या अदाए नखरे होंगे। और अब बात कर लेते हैं भाजपा की एजुकेशन की। पिछली कांग्रेस सरकार ने सोनीपत जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना तो कर दी, लेकिन अभी तक वहां पर ना तो कुछ खास काम शुरू हुआ है, ना ही वहां लक्ष्य पूरा हुआ है। जब भाजपा सरकार ने इसकी समीक्षा की तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर रह गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने सोनीपत जिले के राई में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की थी। लक्ष्य था कि इससे हरियाणा को बहुत फायदा मिलेगा। तो प्रोजेक्ट की हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समीक्षा की। बैठक में सीएम साहब को ये बताया गया कि जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये जमीन आवंटित हुई थी, उनमें से ज्यादातर कैंपस अभी शुरू भी नहीं हो पाए हैं। मीटिंग में बताया गया कि एजुकेशन सिटी में अभी 11 प्लॉट खाली हैं। वैसे एक मामला ये है कि भाजपा वाले पिछली सरकारों पर शिक्षा का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाते रहे हैं। अब तो बस यही देखना है कि इन 11 खाली पड़े प्लॉटों पर कितने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल पाएंगे। ये तो तय है कि खट्टर सरकार में क्योंकि सारा काम मेरिट पर होता है, इसलिए भाई भतीजेवाद के लिए कोई जगह नहीं है।
तो हो सकता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान या इनके मुकाबले के ही दूसरे संस्थान ट्राई के एजुकेशन सिटी में भाजपा सरकार जल्द ही ले आए। क्यों, आप क्या कहते हैं, हो पाएगा ऐसा? वही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज कुछ ना कुछ नई किचकिच, रोज कुछ ना कुछ नया बवाल। अब इस मामले को ही देख लीजिए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुडा का विवादों के साथ तो चोली दामन का साथ हो गया है। रोज कुछ ना कुछ नई किचकिच, कुछ ना कुछ नया बवाल। अब हुडा से स्वैच्छिक रिजर्व कोटे में रिहायशी प्लॉट लेने के मामले में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का नाम मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा। प्रतिष्ठित असरदार लोगों के हुडा के स्वैच्छिक प्लॉट लेने की सूची में उनका नाम प्रमुखता से छपने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो हुडा के मुख्य प्रशासक रह चुके हैं, जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने कभी भी रिजर्व कोटे से हुडा का कोई भी प्लॉट लिया ही नहीं है। लेकिन लिस्ट में बार बार उनका नाम छपने से वो आहत जरूर थे। जब उन्होंने मामले की पड़ताल की तो ये तथ्य सामने आया कि फतेहाबाद के रहने वाले एक सज्जन, जिनका नाम भी वही था जो उनका नाम था, उन्होंने ये प्लॉट ले रखा था। बस फर्क इतना था कि दोनों के पिता के नाम अलग अलग थे। तहकीकात में अगर ये अंतर मालूम नहीं पड़ता तो हो सकता है कि भविष्य में भी कई दिन तक इन आईएएस अधिकारी का नाम लाभार्थी की सूची में बराबर जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से ऐसे ही छपता रहता, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा हो। आपको पता है एक चिट्ठी क्या क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है एक चिट्ठी। आपको दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचा सकती है सीधी एक चिट्ठी। यकीन नहीं होता? चलिए आपको दिखाते हैं चिट्ठी क्या कुछ कर सकती है आपके लिए। ये है 1986 बैच की हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी रजनी शेखरी सिब्बल। आजकल ये मोहतरमा चर्चा का विषय बनी हुई है। इनकी सेवाएं हरियाणा के मुख्यमंत्री सचिवालय में उपयोग करने के नाम पर हरियाणा सरकार में लिए जाने की चर्चा है। केंद्र में तैनात सिब्बल को वापस प्रदेश में भेजने के बारे में हरियाणा सरकार की चिट्ठी में तो भैया यही बात लिखी है। हो सकता है कि इनको अस्थायी तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय में कुछ काम दिया जाए और फिर बाद में कहीं और एडजस्ट किया जाए। अगर वो फुल टाइम सीएम सेल में आ गई तो यहाँ दिलचस्प समीकरण देखने को मिल सकते हैं। ऐसा समीकरण जो हो सकता है कि कईयों को कतई रास ना आए। तो भाई ये तो थी हरियाणा की सियासत की नौकरशाही की सभी ऑफ द रिकॉर्ड बातें। अगले हफ्ते भी हम आपके लिए कुछ नई और ऑफ द रिकॉर्ड बातें लेकर आएंगे। और हाँ, आप हमारा ये शो YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए YouTube में जाकर आपको टाइप करना है ऑफ द रिकॉर्ड इंडिया न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।